वेलकम बैक। यहाँ हम बात करेंगे कि किस तकनीक के ज़रिए और हम सुरक्षित होकर एवं आसानी से बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। पुनीत, आप हमको ये बताइए कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम कैसे आसानी से बैंकिंग कर सकते हैं। देखिए, अभी तक जिन तरीक़ों की बात हमने की उसमें जो उपभोक्ता है, जो यूज़र है इन तरीक़ों का, उसको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास इंटरनेट है, हमारे पास स्मार्टफ़ोन है। हमारे देश में लगभग 100 करोड़ फ़ोन यूज़र्स हैं, फ़ोन सब्सक्राइबर्स हैं। तो उसमें लगभग 1/3 स्मार्टफ़ोन और इंटरनेट का उपयोग करते हैं मोबाइल पर। तो इन तकनीकों के द्वारा हम नए तरीक़ों से बैंकिंग कर सकते हैं अपने फ़ोन पर ही। इसमें 2 मुख्य तरीके हैं। एक तो है यूपीआई, जिसको यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस बोलते हैं, और दूसरा है ई वॉलेट, जिसको ई बटुआ भी बोलते हैं। तो इन 2 तरीक़ों से हम बहुत ही आसानी और सुगम तरीके से हम बैंकिंग कर सकते हैं। मुझे यूपीआई का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, यूपीआई का पूरा नाम है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अभी तक भारत में करीब 4-6 ऐसे सिस्टम्स थे जिनसे आप एक बैंक से दूसरे बैंक में, एक खाते से दूसरे खाते में पैसा भेज सकते थे। इन सब को अब एक साथ लाके और बहुत ही आसान बना दिया गया है। तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की 3 मुख्य खासियत हैं। इसको इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। आप इसको किसी भी बैंक से दूसरे बैंक में भेज सकते हैं, तो इंटरऑपरेबल है। और तीसरा, ये बहुत ही सुरक्षित है। तो आपको सिर्फ अपने स्मार्टफोन पे, जिसमें डेटा इनेबल्ड हो, एक ऐप डाउनलोड करते हैं और अपने बैंक अकाउंट की जानकारी एक बार डालते हैं। उसमें आपका नाम वगैरह आ जाता है, और पहले आपको पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए दूसरे जने का बैंक अकाउंट नंबर, उसके बैंक का आईएफएससी कोड और कई बार बैंक का पता मालूम होना पड़ता था। अब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए आपको सिर्फ एक नाम या एक स्ट्रिंग चाहिए होगा, जो कि आपका नाम हो सकता है, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, आधार कार्ड या इनका कोई मिश्रण, और सिर्फ एक ये जिसको वर्चुअल पेमेंट एड्रेस वीपीए बोलते हैं, आपकी सारी बैंक की जानकारी आ जाएगी। तो आपने एक बार जब ऐप डाउनलोड करी, अपनी जानकारी डाली, तो आपको ये वीपीए मिल जाएगा, और उस वीपीए से किसी भी दूसरे बैंक में पैसा भेजने के लिए आपको सिर्फ ये डाल के, वीपीए डाल के, रकम डाल के, और अपनी कोई टिप्पणी डालनी हो तो डाल के आप भेज सकते हैं। तो ये सिस्टम बहुत ही आसान है और किसी भी खाते से किसी भी खाते में भेजने में आपको कुछ सेकंड ही लगेंगे। इसमें एक चीज़ बता दूं, जैसे ये नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, लेकिन जैसे हमने बहुत सारे लोगों ने ईमेल आईडी बनाई होगी, तो ये बस एक यूनिक आईडी की तरह है, जो कि आपके सारे अकाउंट के डिटेल्स को अपने में समाहित किए हुए हैं। तो आपको बस एक यूनिक नाम, नंबर, जैसे मेरा नाम पुनीत है और मेरा एसबीआई में अकाउंट है, तो मैं puneet@SBI, ये मेरा यूनिक आईडी हो सकता है, जो मेरा वर्चुअल पेमेंट एड्रेस होगा। तो अगर मैं किसी को अपना अकाउंट डिटेल्स मुझे देने हैं किसी को, तो मुझे अपना अकाउंट नंबर, बैंक नाम, ये सब देने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस अपना puneet@SBI किसी को दे दूं, तो वो इस नाम को का प्रयोग करते हुए मेरे अकाउंट में मेरे अकाउंट में फ़ंड्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और एक ये भी जिक्र कर दें कि एक यूनिक आईडी से, एक वीपीए से आप कई खातों को जोड़ सकते हैं। तो आपके सारे खातों की जानकारी आपकी एक ऐप में आ जाएगी। आपको किसी को भेजना है पैसा या मंगाना है, तो आपको मालूम है किस अकाउंट से आप भेजना चाहते हैं या मंगाना चाहते हैं, तो ये सब बहुत सरल हो जाएगा। मेरे को एक चीज़ बताइए, ये इंटरनेट बैंकिंग से कैसे अलग या बेहतर है? इंटरनेट बैंकिंग में आपको किसी को पैसा भेजने के लिए आपको उसका बैंक अकाउंट नंबर, उसके बैंक का एक आईएफएससी कोड होता था, जिसमें करीब 12-13 लेटर होते थे, 12-13 अक्षर होते थे, और कई बार उस बैंक की शाखा का पता चाहिए होता था, और ये सारी जानकारी आपको डालनी पड़ती थी, और इन सबको याद रखना आसान नहीं था, सरल नहीं था। और उसके बाद भी अगर आप जानकारी डालें तो वो 1 दिन के बाद एक्टिवेट होती थी, जिसे बेनिफिशियरी एक्टिवेशन बोलते हैं। वैसा यूपीआई में अब नहीं। यूपीआई में अब सारी जानकारी एक स्ट्रिंग में आ गई है, एक नाम में आ गई है, और पैसा तुरंत दूसरे जने के खाते में आ जाएगा। रुचि, आपने कहा कि ई वॉलेट या ई बटुआ भी एक ऑप्शन है, तो बताइए कि ई वॉलेट क्या है और इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल, जैसे पुनीत ने भी मेंशन करा कि जिनके पास स्मार्टफोन है और इंटरनेट फैसिलिटी है, ये होना ज़रूरी है ई वॉलेट यूज़ करने के लिए। हम सब लोग बटुआ रखते हैं अपने जेबों में, जहां हम कैश निकाल के या तो एटीएम से या अपने माँ बाप से या दोस्तों से अगर हमने कैश लिया है तो हम उसको बटुए में रखते हैं। तो जो ये इलेक्ट्रॉनिक बटुआ है वो आपके ही फ़ोन में
एक आपका वॉलेट है जिसमें आपका पैसा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उसमें सेव होता है। मैं बताना चाहूँगी कि ये बहुत सुरक्षित है। आपको चोरी का डर नहीं कि आपका कोई चुरा लेगा। कहीं हम जाते हैं बसों में, ट्रेनों में, हमारा बटुआ किसी ने चुरा लिया तो आपका नगद लॉस हो गया। ये बहुत ही सेफ़ और सिक्योर तरीका है। बहुत सारी सरकारी बैंक हैं, जैसे SBI है। SBI का एक ऐप है SBI बडी, वो भी एक तरह का वॉलेट है। इसी तरह बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां हैं जिन्होंने अपना एक वॉलेट बना रखा है। कुछ नहीं करना आपको, बहुत आसान है। गूगल प्ले में जाइए, वॉलेट का नाम लिखिए, इंस्टॉल करिए, डाउनलोड करिए। बहुत सिंपल तरीका है रजिस्ट्रेशन का। मोबाइल नंबर डालिए एक पिन कोड से और लॉगिन आप उसमें कर सकते हैं। फिर जब उसमें लॉगिन करते हैं तो इसमें डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं। आप पैसे ले सकते हैं, दे सकते हैं, मैं अपने फ्रेंड से पैसे मांग सकती हूँ और मैं बहुत तरह के भुगतान कर सकती हूँ इसके थ्रू। जैसे कि मैं रिचार्ज करा सकती हूँ, अपने गैस का बिल भर सकती हूँ, लैंडलाइन का बिल भर सकती हूँ, मूवी की टिकट कर सकती हूँ, ट्रेन, फ्लाइट, आने जाने के लिए। और बहुत सारे दुकानों में जैसे मुझे दूध लेना है, सब्ज़ी लेना है, तो मैं इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट का प्रयोग कर सकती हूँ। मैं इसमें एक बात बताना चाहूँगी कि जो अभी वॉलेट है, जैसे मेरे पास SBI बडी है और मेरे दोस्त के पास SBI बडी है, तो मैं इसको पैसा दे सकती हूँ, ले सकती हूँ, हम आपस में बातचीत कर सकते हैं, भुगतान कर सकते हैं। बट अगर किसी के पास किसी और बैंक का वॉलेट है या किसी और प्राइवेट कंपनी का वॉलेट है, तो वो मैं अभी आपस में वो बातचीत नहीं कर रहे। बट आगे आने वाले दिनों में इसका भी प्रावधान होगा कि एक कॉमन वॉलेट बनाया जाए ताकि आपस में वॉलेट एक दूसरे से बातचीत कर सके। इसका एक बहुत अच्छा भी मैं बताना चाहूँगी कि जैसे मैं कहीं पे फंसी हूँ और मेरे पास कार्ड नहीं है, ना कैश है, और मेरे पास मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट फैसिलिटी के साथ है, और मैं उस सिचुएशन में कुछ नहीं कर सकती, तो मैं क्या करूँगी कि मैं अपने दोस्त से आस्क मनी का एक ऑप्शन आता है, मैं उनसे पैसा मांग सकती हूँ और वो 10 सेकंड में मेरे को पैसा दे सकते हैं और मैं उस पैसे का लाभ उठा सकती हूँ। सो ये इतना आसान तरीका है जो बिल्कुल सेफ़, सिक्योर और बिल्कुल टेंशन नहीं, ना चोरी चकारी की टेंशन, और आप उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपने बटुए में, अपने जेब में, मोबाइल में स्टोर कर सकते हैं। रुचि, ये तो बहुत ही बेहतरीन तरीका है। पुनीत, ये बताइए कि ई-वॉलेट के ज़रिए पेमेंट करने पर क्या कोई अन्य टैक्स लगेगा और क्या हम ई-वॉलेट के ज़रिए बैंक में भी पैसा जमा कर सकते हैं? जी, अभी ई-वॉलेट के ज़रिए जो जैसे रुचि ने बताया कि एक दूसरे को आदान प्रदान कर सकते हैं, अगर वो जो प्रक्रिया अगर हम फॉलो करें तो उसमें कोई चार्ज नहीं है। जैसे मैं अगर अपने ई-वॉलेट के बटुए से आपको अगर कुछ पैसा देना चाहूँ तो उसमें कोई चार्ज नहीं है। आप मुझे विदाउट एनी चार्ज मुझे पैसा भेज सकती हैं। हाँ, लेकिन जो निजी कंपनियां हैं या फिर जो भी जो सरकारी बैंक्स के जो वॉलेट हैं, वॉलेट से वापस बैंक अकाउंट में पैसा डालने के लिए कुछ चार्जेस लगते हैं। वो अलग अलग कंपनियों के अलग अलग चार्जेस हैं, क्योंकि अभी उनका जो रेवेन्यू का जो सोर्स है अभी वही है, लेकिन वो बहुत ही मिनिमल चार्ज है, ऐसा कोई ज़्यादा चार्ज नहीं है। सो लेकिन आपस में एक दूसरे में आदान प्रदान करने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा टैक्स या एक्स्ट्रा चार्ज कुछ भी नहीं। मुदित, ई-वॉलेट और UPI में क्या अंतर है? UPI सिस्टम ऐसे बनाया गया है, ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि किसी भी खाते से कहीं पे भी आप भेज सकते हैं और पैसा जो है वो भारत के बैंकिंग सिस्टम में ही रहता है। UPI को आप प्री लोडेड माने, क्योंकि उसमें आपको एक बार अपने खाते से या क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से या नेट बैंकिंग से पैसा लोड करना पड़ता है और वो पैसा वॉलेट में आपको वो पैसा लोड करना पड़ता है और वो पैसा फिर बैंकिंग सिस्टम से इस वॉलेट में आ जाता है। तो ये मुख्य डिफरेंस है। जो वॉलेट्स हैं अभी वो आपस में सिर्फ एक ही कंपनी का वॉलेट उसी कंपनी का वॉलेट से बात कर सकता है, जबकि UPI में सब आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि वॉलेट में जो आपका पैसा पड़ा है वो बैंक से बाहर जा चुका है, तो आप उस पर ब्याज नहीं कमा रहे। तो UPI जो है वो आपका खाते से खाते में पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उसमें अगर आपका जो बैलेंस पड़ा है वो आपके बैंक खाते में है, उस पर जो आपको ब्याज मिलता है वो ब्याज मिल रहा है, लेकिन वॉलेट में जो पैसा पड़ा है वो उसमें अभी आपको ब्याज नहीं मिलता। तो ये वॉलेट से जो पैसा क्या हम वापस डाल सकते हैं बैंक में? जी हाँ, वही उसी के बारे में आपको बता रहा था पिछले सवाल में
कि वॉलेट में जो पैसा पड़ा है, अगर मेरे पास जैसे उदाहरण के लिए मेरे पास 1000 रुपये पड़े हैं वॉलेट में, लेकिन मुझे भी सिर्फ 300 रुपये की ज़रूरत है, तो मैं 700 रुपये वापस अपने बैंक में डाल सकता हूँ। ये अलग अलग बैंक का कुछ कुछ चार्ज है जो कि उस पर वो लगाते हैं, जो कि बहुत ही नॉमिनल और बहुत ही कम शुल्क है, जिसके द्वारा आप बाकी पैसे वॉलेट से वापस बैंक अकाउंट में भी भेज सकते हैं। डिजिटल पेमेंट को लेकर जो आपने इन 5 तरीकों की आपने बात की, ये सभी कितने सुरक्षित हैं? देखिए, डिजिटल भुगतान को लेकर जनता में अभी भी थोड़ा संकोच है, मगर हम आपको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि ये सभी सिस्टम्स बहुत सुरक्षित हैं और इन सब की जो जिनका आधार है वो आपका एक पिन कार्ड है या आपकी पहचान है। तो अपने आप को, अपने पैसे को, अपने धन को सुरक्षित रखने के लिए आप उस पिन नंबर को बहुत ध्यान से रखें, किसी से शेयर ना करें, विश्वस्त दुकानदारों पे ही अपने पिन नंबर का उपयोग करें। और ये इन बातों का ध्यान रखते हुए आप ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल भुगतान के तरीक़ों को अपनाएं, यही बैंकिंग का भविष्य है। एक और चीज़ मैं बता दूं कि जो भी सामान्य जनता के लिए जो पेमेंट सिस्टम्स हैं, जो आपस में लेन देन के लिए या बैंक से बैंक में लेन देन के लिए, ये सारे पेमेंट सिस्टम्स RBI द्वारा चेक किए जाते हैं। जो पूरे विश्व में बहुत सारे सिक्योरिटी के स्टैंडर्ड्स सेट किए गए हैं, जिसमें कि हर पेमेंट सिस्टम को उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना होता है। तो उसमें स्टैंडर्ड्स के जो मेन मुख्य बिंदु हैं कि आपका बैंक अकाउंट का डिटेल जो है वो प्राइवेट रहे, आपके बैंक अकाउंट को कोई जो ऑथेंटिकेटेड यूज़र नहीं है वो एक्सेस ना कर पाए। तो इन सारे स्टैंडर्ड्स को हर सिस्टम को फॉलो करना है, उसके बाद ही ये जनता के लिए रोल आउट हो पाएंगे। तो आपको जो भी सिस्टम्स हमने बताए हैं वो सारे RBI द्वारा चेक करके ही पब्लिक में जारी किए गए हैं। तो इसमें आपको ये डरने की बात नहीं है, ये सारे सरकारी चेक्स के बाद और इंटरनेशनल लेवल के कंप्लायंसेस के बाद ही ये पब्लिक में जारी किए गए हैं। तो इस दौर में हमें अपने पैसे को सुरक्षित करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? इसमें जैसा मुदित ने बताया कि सारे सिस्टम्स बहुत ही सिक्योर और सेफ़ हैं, लेकिन जो यूज़र है, जो उपभोक्ता है, उसको भी अपनी तरफ से अलर्ट रहना है। ऐसा नहीं कि आपको अपना पिन नंबर किसी को शेयर कर दें। जब आप कहीं पे किसी मर्चेंट के पास ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो उसके साथ भी आपको ये सावधानियां बरतनी है कि आपका डेटा वो नोट ना कर ले, चोरी ना कर ले। तो ये सारे जो मेन मुख्य बिंदु हैं कि जो कंज्यूमर है वो भी अलर्ट रहे, उन सारी चीज़ों को फॉलो करना। जैसे आप कभी किसी ATM पे हों तो ध्यान रहे कि आप जब अपना पिन नंबर डाल रहे हों तो कोई आपके पीछे से उसको देख ना रहा हो। आप कहीं किसी दुकान पे अगर पिन डाल रहे हों तो देख लीजिए कि कोई उस पर नज़र ना डाल रहा हो। छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख के आप अपने पैसे को सुरक्षित रख सकते हैं और बहुत सहूलियत से डिजिटल भुगतान अपना सकते हैं। और इसके बाद भी अगर कोई गलती भी हो जाए, जैसे गलत कोई भुगतान हो गया या कोई आपके बैंक अकाउंट से कोई ऐसा पैसा कट गया जो कि कटना नहीं चाहिए था, उसके लिए भी प्रोसेसेस हैं जो कि आप बैंक को अप्रोच कर सकते हैं उस चीज़ को सही कराने के लिए। अगर बैंक भी निश्चित समय सीमा के अंदर वो काम नहीं कर रहा है तो आप RBI को भी अप्रोच कर सकते हैं। उस स्कीम को बोलते हैं RBI ओम्बड्समैन, जिसको कि कोई भी आम नागरिक अप्रोच कर सकता है और अपनी जो गलत प्रक्रिया फॉलो हुई है भुगतान के मामले में उसको सही करा सकता है। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, जब हम लोग कोई भी ई-बटवा करते हैं या कोई भी इंटरनेट के द्वारा, ऐप के द्वारा लॉगिन करते हैं, तो वो जितने भी माध्यम हैं, ऐप हैं, ये बहुत सुरक्षित हैं। वो खुद थोड़ी देर में लॉग आउट हो जाते हैं, बट जब भी आप लॉगिन करें और आपका ट्रांजैक्शन हो जाए, भुगतान हो जाए, तो आप याद रखें कि आप लॉग आउट भी कर दें सुरक्षा पर्पज़ के लिए, ताकि कोई मोबाइल आपका यूज़ करे तो ऐसा ना हो कि किसी और के पास चला जाए। तो लॉगिन जब आप लॉगिन करें तो लॉग आउट करना भी ना भूलें। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि डिजिटल भुगतान करना कितना सरल है, कितना सुरक्षित है और कितना सुविधाजनक है। तो जब इतने सारे लाभ घर मिल रहे हों तो आप नकद का बोझ क्यों सहेंगे? तो मुझे यकीन है कि आप अब से इन 5 तरीकों का इस्तेमाल करेंगे और देश को कैशलेस बनाने के प्रयास में योगदान देंगे, ताकि हमारे भारत के काले धन का सफाया हो सके और भ्रष्टाचार
खत्म हो सके। धन्यवाद आप सभी का स्टूडियो में आने के लिए, मुदित नारायण, पुनीत शुक्ला और रुचि गुप्ता। तो फिर मिलेंगे नए डिजिटल सवालों और जवाबों के साथ। जय हिंद।